एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम SU-57 फेलन और SU-75 चेकमेट को लेकर आए एक अपडेट से। भारतीय वायुसेना के ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि फिलहाल तो भारतीय वायुसेना किसी विदेशी FJFA को लेकर कमिटेड नहीं है। और रही बात SU-75 चेकमेट की, तो चेकमेट को लेकर उन्होंने कहा है कि इसको रशिया पूरी तरीके से एक्सपोर्ट कस्टमर को ध्यान में रखकर बना रहा है, और जो भी नेशन इसको लेकर इंटरेस्टेड होगा उसे बड़ी संख्या में फंडिंग करनी पड़ेगी। और ये भारतीय वायुसेना के लिए फिलहाल तो फीजेबल नहीं है, और भारतीय वायुसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड भी नहीं है। उनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय जो स्वदेशी फाइटर जेट है इनको ही प्राथमिकता पर रख रही है। SU-75 चेकमेट पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी सिर्फ ये जो डिज़ाइन फेज़ है उसी में बना हुआ है। 2023 में बहुत सारे पेटेंट आए थे सामने, लेकिन अभी तक ये प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज़ में नहीं पहुंचा है। इसको बनने में तकरीबन 1 दशक का समय लगेगा, और बड़ी बात यह है कि इसके लिए उसी देश को फंडिंग करनी पड़ेगी जो इसको लेने के लिए इच्छुक होगा। तो भारतीय वायुसेना इन्हीं सब के चलते जो एयरक्राफ्ट है इसको लेने के लिए इच्छुक नहीं है, और भारतीय वायुसेना अभी भी अपने जो स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है इसको लेकर प्रतिबद्ध है, और संभावित है कि आने वाले भविष्य में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वही एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना का हिस्सा भी बनेगा। क्योंकि अगर हम F-35 की बात करें तो अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि F-35 भारत को ऑफर किए नहीं गए हैं। भारत के लिए अभी भी F-21 का जो ऑफर है वही जीवंत है, और भारतीय वायुसेना को इसी में निर्णय लेना पड़ेगा। कि हमने आपको वीडियो में बताया था कि भारतीय वायुसेना के लिए जितने इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय वायुसेना के लिए जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं ये होने वाले हैं। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 6 की संख्या में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट जो है, जिसको हम एवैक के नाम से जानते हैं, ये खरीदने वाली है। और ये जो एवैक एयरक्राफ्ट होंगे ये भारतीय वायुसेना की नीड के हिसाब से मॉडिफाई किए जाएंगे। जो रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भारतीय वायुसेना की तरफ से इशू करी गई है उसमें एयरक्राफ्ट के जो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं ये भी सामने रखी गई हैं। जैसे कि भारतीय वायुसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जो एवैक एयरक्राफ्ट होंगे ये 4D एसा रेडार के साथ इक्विप्ड होने चाहिए, जो कि 360 डिग्री की जो कैपेबिलिटी है वो प्रदान करेंगे। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में 12 जो वर्क स्टेशन है ये होने चाहिए, और ये एयरक्राफ्ट जो है ये 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के योग्य होने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये 5 मीटर स्क्वायर रेडार क्रॉस सेक्शन के जो टारगेट हैं इसको 400 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करने में सक्षम होने चाहिए। और सबसे खास बात तो ये है कि वो फ्लाइंग टारगेट जो 30 मीटर से लेकर के 20 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में हो सकते हैं या हाइट में हो सकते हैं उसको भी ये डिटेक्ट कर लेना चाहिए। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक मोड भी अवश्य होना चाहिए। तो ये जो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं ये भारतीय वायुसेना के द्वारा सामने रखी गई हैं, और माना जा रहा है कि ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनके आधार पे जो 6 एयरक्राफ्ट हैं इनको सेलेक्ट किया जाएगा। और इस प्रकार भारतीय वायुसेना के बेड़े में एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है ये लगातार बढ़ती रहेगी, और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में भी इजाफा होगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं जो कि जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से कुछ नए प्लान सामने आए हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि वो इंडिया से जो कंपोनेंट सोर्सिंग है इसको इंक्रीज करेंगे। और जो कंपनी है वो करेंटली 13 मेजर सप्लायर्स के साथ पार्टनरशिप में है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भी शामिल है। जनरल इलेक्ट्रिक का ये जो प्लान है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन कंपोनेंट की सोर्सिंग से जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है ये काफ़ी आसान हो जाएगी, और जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं इनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। आपको बता दें कि ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के बीच में जो इस समय हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक अभी तक तेजस मार्क 1A के लिए जो इंजन है वो डिलीवर नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और भारतीय वायुसेना ने ये हिदायत दी है कि वो उस कम से कम समय में जो इंजन है वो उसको डिलीवर करने की जो है कोशिश करें। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक बुरी तरीके से सप्लाई चेन इशूज से परेशान है, और माना जा रहा है कि सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक को जो इंजन के ऑर्डर्स मिलने हैं वो भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि तुर्की की तरफ से 100 से ज़्यादा जो इंजन्स हैं इनके ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो F404 के अलावा F414 इंजन की जो डील है उसको भी इस वर्ष के अंत तक फाइनलाइज किया जाना है। तो जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ रहा है, और खुद अमेरिकी वायुसेना से भी जो F404 इंजन हैं इनके ऑर्डर मिल सकते हैं। तो देखते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक इन समस्या से कैसे निपटती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सुखोई 30 MKI प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से 26,000 करोड़ रुपए की लागत में 240 से ज़्यादा संख्या में जो इंजन्स हैं इनकी खरीद की मंजूरी मिली है, और ये इंजन सुखोई 30 MKI को पावर करेंगे। लेकिन पहली बार इन इंजन में आपको कटिंग एज फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको हम फैडैक के नाम से जानते हैं।
पहले सुखोई 30 MKI पूरी तरीके से एनालॉग हाइड्रो मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंडेंट था, जो कि इनके इंजन में इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो नया फेडेक्स सिस्टम है, इसके इंट्रोडक्शन से ये एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड माना जा रहा है और इसके बहुत सारे अपने जो की एडवांटेजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। पहला एडवांटेज होगा इसकी इम्प्रूव्ड एसिलरेशन। फेडेक्स सिस्टम न सिर्फ एसिलरेशन कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करेगा, बल्कि सुखोई 30 MKI को ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा क्लाइंब रेट भी प्रदान करेगा। और ये एयर कॉम्बैट मैनूवर्स में भी काफ़ी क्रूशल माना जाता है, क्योंकि थ्रेट्स को ये रैपिड रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। इसके अलावा इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। जी हाँ, जो फैडैक है ये बेसिकली इंजन परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करता है। और ये करता कैसे है? दरअसल ये जो मॉनिटरिंग होती है अलग अलग पैरामीटर्स की, उसको एडजस्ट करने में भी मदद करता है, जैसे कि फ्यूल फ्लो हो गया, एयर इनटेक हो गए, एग्जॉस्ट टेम्परेचर हो गए, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है ये भी काफ़ी कम होती है। इसके अलावा जो रिलायबिलिटी है उसको भी ये काफ़ी इन्हांस करता है। तो ये जो सारे सिस्टम है ये हमें सुखोई 30 MKI में एज एन अपग्रेड देखने को मिलेंगे, जिसके बाद ओवरऑल कैपेबिलिटी सुखोई 30 MKI की बढ़ती नजर आएगी। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम खरीदे जा रहे हैं और इसको लेकर के अभी कुछ नई अपडेट सामने आई थी। तो अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि डसाल्ट एविएशन की तरफ से जो राफेल एम है इसका जो फाइनल ऑफर है ये सबमिट कर दिया गया है और ये राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेंगे। ये जो रिवाइज डील है इसमें हमें बेसिकली जो उत्तम ऐसा रेडार है ये हटता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा इसमें जो मेटियोर लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है इसको इंक्लूड करते दिखाया गया है और जो एंटी शिप मिसाइल है फ्रेंच, ये भी इसमें इंक्लूड की जाएंगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना इस समय तकरीबन 26 की संख्या में इन फाइटर्स को ऑपरेट करने वाली है, जिसकी डील इसी फाइनेंशियल ईयर में फाइनलाइज कर ली जाएगी। 26 में से जो तकरीबन ये माना जा रहा है 4 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो ट्रेनर वेरिएंट होंगे और बाकी के जो एयरक्राफ्ट होंगे ये सिंगल सीटर वेरिएंट होने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी इतने समय के साथ इनमें जो अपग्रेड और मॉडिफिकेशन है वो करती रहेगी, जैसे कि इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम जो है जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 का नाम आ रहा है वो इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं वो भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा झटका लगा था हमें उत्तम ऐसा रडार के इंटीग्रेशन को ना करने का, जहां पर यह बताया गया था कि ये फीजिबल नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा और समय लगने वाला है और भारतीय नौसेना अभी इतना वेट नहीं कर सकती, और यही कारण है कि इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय नौसेना को इन एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं, और इनके लिए हमें तकरीबन 26 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर में चाहिए होंगे। लेकिन हमारे पास टोटल 40 MiG-29K ऑपरेशनल है, जहां पर 20-20 एयरक्राफ्ट आइडियली हमें दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका सीधा मतलब ये होगा कि शोर ब्रिटिश स्क्वाड्रन से जो MiG-29K है इन्हें हमें एयरक्राफ्ट कैरियर पे मूव करना पड़ेगा, और इनकी जो अवेलेबिलिटी रेट है ये भी यहाँ पर चिंता का विषय है, और इसीलिए जो 26 की संख्या में राफेल एम है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।